जय हिंद साथियों, द सील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। एक नई सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित है और यह है एमसीक्यू सीरीज 2026। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, देखिए, बिंझीम इंटरनेशनल सी पोर्ट इज लोकेटेड। तो सबसे पहले तो ये समझ लेंगे ये कहाँ पर है। पोर्ट को लेकर के कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखनी है। जैसे भारत में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लगभग 13 पोर्ट है और कुछ छोटे बड़े अगर देख लें तो लगभग 200 के आसपास बंदरगाह भारत में मौजूद हैं। और भारत जो है कुल व्यापार का 95% मात्रा के आधार पे और मूल्य के आधार पर अगर देखें तो 75% ये बंदरगाह ही क्या करते हैं, संभालते हैं। ठीक। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखनी है यहाँ से कि भारत जो है विश्व का 16वां सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है और भारत जो है समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये दो फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम सी पोर्ट क्यों डेवलप कर रहे हैं ना, क्या आवश्यकता पड़ी। और यहाँ पर जैसे ये जो पोर्ट है बिंझीम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ये एक तरह का ट्रांसशिपमेंट हब है। ट्रांसशिपमेंट हब। अब ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। तो ट्रांसशिपमेंट हब किसको बोलते हैं, एक ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जहाँ पर कार्गो जो होता है आपका, कार्गो अनलोड करता है एक वेसल को और उसको फिर दूसरे वेसल में रीलोड किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट हब के नाम से जानते हैं। ठीक है। जहाँ कार्गो को जहाज़ों के बीच में स्थानांतरित किया जाता है उसको हम लोग ट्रांसशिपमेंट हब के नाम से जानते हैं। और यह जो पोर्ट है ये क्या है, तो ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इसको स्टेब्लिश किया गया है। तो ये बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहला तो ये कि वाई, क्यों हमें इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप याद रखेंगे कि हम जो भारतीय कार्गो है वो विदेशी पोर्ट के ऊपर अभी भी क्या है, निर्भर है। अब विदेशी पोर्ट के अगर अत्यधिक निर्भरता होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पैसा भी देना पड़ेगा। और पैसा अगर देना पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है राजस्व की हानि होगी, है ना, राजस्व की हानि होगी। अच्छा, डिपेंडेंट जैसे कोलंबिया पोर्ट हो गया आपका श्रीलंका में, फिर सिंगापुर में हो गया, है ना, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो उसके लिए हमें पैसा पेमेंट करना पड़ता है और राजस्व का हानि होता है। तो इसलिए हमें इसको बनाने की ज़रूरत थी। दूसरी बात कि निकटता को लेकर के, निकटता को लेकर के क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझे, अगर इंडिया है, अब बाहर से आप पोर्ट को मंगा रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ जाने में एक तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पूर्वी कोस्ट पे बहुत सारा बंदरगाह है और पश्चिमी में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस लग रहा है ना। तो डिस्टेंस को कम करने के लिए एक तरह से देखें और व्यापार मार्ग से निकटता को ध्यान में रखते हुए ये पोर्ट को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। फिर जैसे भारत को वैश्विक स्तर का पोर्ट बनाना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डेवलप करना पड़ेगा। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखनी है। मैं इसे एक बार इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बनाने के सामने कुछ चुनौती भी होगा, है ना। तो चुनौती क्या क्या है, जैसे चुनौती के सामने में देखें तो लगाने में उच्च लागत, बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। दूसरा क्या चुनौती हो सकता है कि जैसे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग से अधिक दूरी होने के कारण हमें ये बनाना पड़ रहा है। दूरी है, जैसे वही अभी जो बता रहे थे दूरी को लेकर के। फिर आप इसमें एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं, जैसे भूमि को लेकर के, भूमि की उपलब्धता को लेकर के समस्या होती है ना, कहाँ पर आप बनाना चाहेंगे, नहीं बनाएंगे। फिर कस्टम प्रक्रिया को लेकर के होती है, कस्टम प्रक्रिया। तो ये चुनौती इनके सामने है, तो इसे ध्यान में रखनी है आपको। तो भारत सरकार प्रयास कर रही है इसको डेवलप करने के लिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बोला गया बिंझीम इंटरनेशनल सी पोर्ट इज लोकेटेड, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा केरल होगा, है ना, केरल होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है, केरल। नेक्स्ट देखिए, और अच्छा इसके बारे में और थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए केरल में तो है ही, इसको जो डेवलप किया गया है ये पीपीपी मॉडल पे किया गया है। पीपीपी मॉडल क्या होता है आपको पता है, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और ये किसके बीच में किया गया है, तो जो केरला केरला गवर्नमेंट हो गया और साथ में अडानी के द्वारा इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये तो बता ही दिए, ये एक टाइप का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, ये भी। और साथ में यहाँ पर जो है एआई से संचालित भी होता है, तो एकदम साथ में बोल सकते हैं कि एआई ऑपरेटेड ये आपका पोर्ट है। साथ में पहला भारत में फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट है, ठीक है, सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट। तो ये सब विशेषता आप इसके बारे में ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं, देखिए सेकंड फेज ऑफ, है ना, बिंझीम इंटरनेशनल सी पोर्ट डेवलप टू बी साइन बाय नवंबर 1 इनॉग्रेटेड, ये किया गया है, न्यूज़ में है अक्टूबर में, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो जो हमारा न्यूज़ में है वो है सेबी लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए टर्म न्यूज़ में आया है इनसाइडर ट्रेडिंग, तो हमें इनसाइडर ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा सबसे पहले। देखिए दो तरह के टर्म होते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर एमसीक्यू पे जाएंगे। एक को बोलते हैं फ्रंट रनिंग,
एक होता है फ्रंट रनिंग और एक होता है आपका इनसाइडर ट्रेड। इनसाइडर ट्रेड, चलिए दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रंट रनिंग क्या होता है? देखिए फ्रंट रनिंग किसको बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद करके उस कंपनी का प्रचार करने लगता है, और प्रचार जैसे ही करता है तो उसके शेयर का मूल्य बढ़ जाता है, और शेयर का मूल्य बढ़ेगा तो वो बेच करके क्या करता है? लाभ कमाता है। मान लीजिए कोई ये व्यक्ति है और किसी एक्स एक कंपनी है, और ये क्या करता है? पहले इसके शेयर को परचेस कर लेता है, ठीक है। परचेस करने के बाद ये सोशल मीडिया या किसी के भी थ्रू, न्यूज़ चैनल के थ्रू ये इस कंपनी का क्या करना शुरू कर देता है? प्रचार करना शुरू कर देता है। जैसे ही प्रचार करता है तो इसके शेयर के मांग में क्या होता है? वृद्धि होगा। अब मांग बढ़ेगा तो इसका मूल्य भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब मूल्य बढ़ेगा तो ये जो ए पर्सन है ये क्या करता है? जैसे ही देखता है कि मूल्य बढ़ रहा है तो ये अपने शेयर को क्या कर देता है? सेल कर देता है, और इससे इसको क्या होता है? लाभ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट रनिंग। क्या बोलते हैं? फ्रंट रनिंग, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट अगर आप देखें, एक होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? तो समझिएगा, कोई व्यक्ति ए है और यही से एक्स कंपनी है। अब इस एक्स कंपनी के जो गुप्त सूचना होगा, ठीक है, गुप्त सूचना का लाभ उठा करके ये क्या करता है? शेयर का बाजार में खरीद बिक्री करता है, और उससे इसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। इसको क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। क्लियर? ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो वही यहाँ न्यूज़ टर्म में था तो इसको समझना बेहद जरूरी था। नेक्स्ट कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। देखिए इंडिया में चाहे वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो चाहे वो फ्रंट रनिंग हो, दोनों क्या है? वैध है, ठीक है। दोनों को सेबी के द्वारा क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो सेबी को ये अधिकार कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा, सेबी, ठीक है। सेबी के द्वारा दोनों क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग और साथ में फ्रंट रनिंग दोनों क्या है? प्रतिबंधित है। और सेबी को जो ये अधिकार मिलता है उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विधिनियम 1992 में के तहत ये इसको क्या करते हैं? 1992 के तहत इसको प्रतिबंधित करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। चलिए अब इस एमसीक्यू पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है एमसीक्यू में। सबसे पहला तो बोला गया है कि इट रेफर्स ट्रेडिंग सिक्योरिटी यूजिंग पब्लिक अवेलेबल प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो देखिए पब्लिक में नहीं होता है ना, ट्रेडिंग में हम क्या बताएं कि गुप्त सूचना का लाभ उठा करके, गुप्त सूचना। अब गुप्त सूचना का लाभ उठाएगा तो वो पब्लिकली कैसे अवेलेबल होगा? तो ऑप्शन ये क्या है? गलत है, सबसे पहली बात। दूसरा, इट इज रेगुलेटेड एंड प्रोहिबिटेड इन इंडिया बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। तो सेबी के द्वारा इसको क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया, यानी कि इसको रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है? सही है। इनसाइडर ट्रेडिंग इंक्लूड्स बोथ ट्रेडिंग बेस्ड एंड कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन एंड शेयरिंग सच इन्फॉर्मेशन। तो अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग किया जाता है, उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो ये गलत होगा, पहला नंबर ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन अगर देखें तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। न्यूज़ में ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए एफपीआई को लेकर, एफपीआई भी न्यूज में है। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हमें समझना पड़ेगा, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा बेसिक के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, फिर हम एमसीक्यू के ऊपर आएंगे। देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, बीओपी, ठीक है। बीओपी क्या होता है? तो किसी भी देश का जो अन्य देशों के साथ एक वर्ष के अंदर में जो आर्थिक लेन देन होती है, समस्त आर्थिक लेन देन का मतलब होता है वस्तु और सेवाओं का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ठीक है, उनके लेखा जोखा को हम लोग क्या बोलते हैं? बीओपी, मतलब भुगतान संतुलन या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब ये जो बीओपी होता है, इस बीओपी में 2 तरह के खाते पाए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट, यानी कि एक को बोलते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक, बीओपी। एक होता है इसमें करेंट अकाउंट, एक को हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अब ये समझिए, करंट अकाउंट को हिंदी में बोला जाता है चालू खाता, और कैपिटल अकाउंट को बोला जाता है पूंजी खाता। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा 2 चीज़ें। मैं एक बार थोड़ा स्पेस चाहिए समझाने के लिए। देखिए ये जो हमारा चालू खाता होता है, इसमें 2 चीज़ें, 2 तरह के मद आते हैं। एक को बोलते हैं दृश्य मद, एक को बोलते हैं अदृश्य मद। अब ये जो दृश्य मद होता है, इसमें क्या क्या आता है? तो जो वस्तु का आयात प्लस निर्यात, ठीक है, आयात और निर्यात होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालू खाता में दृश्य मद। और अदृश्य मद क्या होता है चालू खाता में? तो जैसे सेवा आता है, ठीक है, व्यापार आता है, इसमें सॉरी व्यापार नहीं, ब्याज आता है, फिर आपका इसमें लाभांश आता है, उसके बाद इसमें आपका आय आ जाएगा, फिर उपहार आ जाएगा, और अनुदान आ जाएगा, और साथ में निजी संप्रेषण जो होता है, निजी संप्रेषण वो भी आता है, ठीक है। ये चालू खाता का सारे मद हैं, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। दूसरा जो आपका होता है वो होता है पूंजी खाता। अभी जो यहाँ पर आप न्यूज़ में देख रहे हैं एफपीआई, ये पूंजी खाता से संबंधित है, ठीक है। ये आप अगर अभी माइंड में बैठा लेंगे तो किसी भी तरह का एमसीक्यू आएगा तो आप उसको सॉल्व करने में सहज होंगे। अब देखिए पूंजी खाता में भी जो है ना 3 तरह के मद पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं विदेशी निवेश, और एक होता है विदेशी ऋण, और एक होता है आपका विदेशी परिसंपत्ति। अब ये जो विदेशी निवेश है ना, इस विदेशी निवेश में 2 चीज़ें आती है, 2 तरह के मद आते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं एफडीआई और एक को बोलते हैं एफपीआई। हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक बार पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर बना लीजिए आप माइंड में कि जो बीओपी होता है
बीओपी में दो तरह के खाते होते हैं, एक को बोलते हैं चालू खाता, एक को बोलते हैं पूंजी खाता। चालू खाता में दो तरह के मद आते हैं, दृश्य और अदृश्य। दृश्य में वस्तु के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है और दृश्य में ब्याज, सेवा, लाभांश, आय, उपहार, अनुदान, निजी संप्रेषण। ठीक है। पूंजी खाता में तीन तरह के मद आते हैं, विदेशी निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी संपत्ति। तो विदेशी निवेश होता है, उसमें एफडीआई और एफपीआई आता है। ठीक है। तो हमको जो पढ़ना है अभी एफडीआई के बारे में ना पढ़ के एफपीआई के बारे में, इसको भी एक बार रिवाइज कर लूँ फिर आप समझिए यहाँ पे। अब हमको पढ़ना है क्या, एफपीआई। एफपीआई को फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है ना, पढ़ सकते हैं यहाँ पर। देखिए क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान में रखना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब ये होता क्या है ये समझिए। देखिए एफपीआई जो है एक टाइप का निवेश ही है, और ये जो आता है कौन से खाते में आता है, पूंजी खाते में आता है। ये जो होता है ये आपका अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक निवेश होता है। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना इसके बारे में। दूसरा, इसको हम लोग हॉट मनी भी बोलते हैं, हॉट मनी इन्वेस्टमेंट। हॉट मनी इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें शीघ्र पलायन कर जाता है, ये शीघ्र पलायन मुद्रा भी बोल सकते हैं। शीघ्र पलायन क्यों करता है, क्योंकि ये अल्पकालीन लाभ के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है। अल्पकालीन लाभ को ध्यान में रखते हुए एफडीआई आता है। ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि जो एफपीआई होता है वो किसको एफपीआई बोलते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एफपीआई के लिए। तो देखिए विदेश से जो निवेश आएगा वो दो तरह का आता है। ठीक है। इसको भी समझने के लिए आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा, वो होता है एक कंपनी। ठीक है। कंपनी दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सूचीबद्ध कंपनी, एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं, एक मिनट में इसको इरेज कर लूँ, पेज एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने क्या किया, कंपनी दो तरह के होते हैं। ठीक है। कंपनी एक को बोलते हैं सूचीबद्ध कंपनी, एक को बोलते हैं गैर सूचीबद्ध कंपनी। अब देखिए सूचीबद्ध कंपनी में जो विदेशी निवेश आता है, ठीक है, यहाँ पर जो विदेशी निवेश आएगा, सूचीबद्ध कंपनी में जो विदेशी निवेश आएगा अगर 10% से अधिक आए तो उसको बोला जाता है एफडीआई, और अगर 10% से कम आए तो उसको बोला जाता है एफपीआई। तो ये ध्यान रखना एफपीआई। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, अगर वो शर्त के साथ विदेशी सूचीबद्ध कंपनी में विदेशी निवेश अगर शर्त के साथ आए, चाहे वह 10% से कम ही क्यों ना हो, उसको हम लोग एफडीआई ही कहते हैं, अगर वो 10% से कम हो शर्त के साथ। ठीक है। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, ये जो गैर सूचीबद्ध कंपनी है यहाँ पर जो विदेशी निवेश आता है, ठीक है, वो हमेशा एफडीआई होता है। ठीक है। हमेशा एफडीआई, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे आप। अब जो ये अभी मैंने आपको बताया एफपीआई, ठीक है, अब इसके बारे में समझिए, कुछ पॉइंट आपको बता दिए। अब ये जो एफपीआई होता है ये दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक तो कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, तो जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एफआईआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। और अगर कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह, कोई व्यक्ति या फिर व्यक्ति का समूह इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं क्यूआईएफ। ठीक है। तो दो याद रखना, एफपीआई कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला, कंपनी जब लाती है तो उसको एफआईआई बोलते हैं, और जब व्यक्ति या कोई व्यक्ति का समूह लाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूआईएफ बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको दो और चीज़ समझनी होगी। जैसे मान लीजिए जो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, भारतीय कंपनी में निवेश करना चाहेगा, उसको सबसे पहले जो है सेबी में रजिस्टर कराना होगा। ठीक है। सेबी में रजिस्टर कराएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका, मान लीजिए कोई आदमी है वो रजिस्टर नहीं कराना चाहता है, लेकिन फिर भी वो एफपीआई में निवेश करना चाहता है, तो कैसे करेगा, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट्स। ठीक है। पी नॉट्स मतलब पार्टिसिपेटरी नॉट। ठीक है। और एक फैक्ट याद रखिएगा कि भारत में 40% जो एफपीआई आता है वो पी नॉट्स के थ्रू ही आता है। तो अब समझिए ये क्या करता है, बिना सेबी में रजिस्ट्रेशन हुए ही वो क्या कर सकता है, इसमें निवेश कर सकता है। लेकिन ये कैसे करेगा, तो उसके लिए जो रजिस्टर्ड एफआईआई है, ये एफआईआई है ना, जो रजिस्टर्ड एफआईआई है, ये इसके थ्रू क्या करता है, निवेश करता है। ठीक है। और जो लाभ होता है ये शेयर कर लेता है। तो ये पॉइंट आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अब जो है आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि एफपीआई अब सरकारी प्रतिभूति में भी निवेश कर सकता है। तो ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद है इस प्रश्न को आप करने में सहज होंगे और आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर दूँ। चलिए अब इस प्रश्न को पढ़िए। ठीक है। क्या बोला गया, विद द रेफरेंस ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट which of the following statement is correct। तो FPI consist of securities and other financial asset held by investor in another country। तो सही है ना, क्योंकि ये क्या करता है, सिक्योरिटी भी कंसिस्ट करता है फाइनेंशियल एसेट हेल्ड बाय इन्वेस्टर, दूसरे कंट्री में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये तो सही है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। हाँ, तो इसमें ओनरशिप नहीं मिलता है। ठीक है। क्यों नहीं मिलता है बता देते हैं। जो एफडीआई होता है ना, वहाँ पर ओनरशिप मिलता है, एफपीआई में ओनरशिप नहीं मिलता है। चलिए दो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, एफपीआई और एफडीआई में क्या अंतर है। तो आपको
FPI और FDI में क्या अंतर है? देखिए, FDI क्या है, ये दीर्घकालिक निवेश होता है, और ये FPI क्या होता है, शॉर्ट टर्म निवेश होता है, ठीक है। और FPI में क्या होता है, कंपनी पर कोई FPI में कंपनी पर नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ पर कंपनी पे नियंत्रण होता है। ये अस्थायी होता है FDI, और ये अस्थायी होता है, ठीक है। और साथ में ये जो है FDI क्या करता है, तो द्वितीयक बाजार में प्रवाह को बढ़ाता है, और साथ में ये अल्पकालिक निवेश होता है। FDI क्या होता है, दीर्घकालिक निवेश होता है, और साथ में प्राथमिक बाजार में ये FDI क्या करता है, पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं इससे रिलेटेड, FDI और FPI को ध्यान में रखते हुए। चलिए, अब जो बोला गया है कुछ पॉइंट यहाँ पर, जैसे बोला गया ना, FPI कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज तो और फाइनेंशियल एसेट, तो कौन कौन सा सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट को ये क्या करता है, करके रखता है। तो सबसे पहला क्या क्या होल्ड कर सकता है, सबसे पहले तो ये स्टॉक, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कर सकता है, ADR जिसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। उसके बाद GDR मतलब ग्लोबल जो डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं। और क्या, बॉन्ड्स। और क्या कर सकता है बताइए, म्यूचुअल फंड। और साथ में ETF होता है, ठीक है, ETF होता है यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो ये सब ये कंसिस्ट करता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। बोला गया है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दो, एक और दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं एक और चीज़ है इंडिया को लेकर के। देखिए, इंडिया कोल बूम्स है ना, प्रोडक्शन सरपास 1 बिलियन टन। देखिए ये हेडलाइन क्या क्या है, इंडिया के कोल प्रोडक्शन में 1 बिलियन टन हम लोग क्या कर दिए हैं, पार कर दिए, मतलब इतना प्रोडक्शन हुआ। और ये हिस्टोरिक है ना, पहली बार हुआ है जब हम लोग 1 बिलियन टन कोल के प्रोडक्शन को बढ़ा दिए हैं, मतलब प्रोडक्शन हो गया, यानी कि सरपास कर दिया, हम इस डेटा को पार कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिए कि आखिर ऐसा कौन कौन सा कारण था कि इंडिया में इतना ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन हुआ। मतलब पिछले वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी इस आंकड़े को, मतलब 1 बिलियन टन के उत्पादन के आंकड़े को पार कर लिया। तो इसका कुछ कारण तो होगा ना, तो कुछ कारण में कुछ एक्ट है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्ट याद रखेगा, CMPS, ठीक है, 2015 CMPS क्या है, मतलब कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015, ठीक है। इस नियम में क्या किया गया था, इसमें एक व्यवस्था किया गया था कि निजी क्षेत्र की जो वाणिज्यिक खनन कंपनी है ना, वो उसको नीलामी में शामिल किया जाएगा, ठीक है, उसको नीलामी में शामिल किया जाएगा, पहला तो ये। दूसरा एक्ट जो लाया गया था वो था आपका MMDR 2021, MMDR एक्ट 2021। क्या था, एम से माइंस, M से मिनरल्स, D से डेवलपमेंट, R से रेगुलेशन एक्ट 2021, ठीक है। तो ये लाया गया था। और क्या, कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति 2024 लॉन्च किया गया। फिर स्वच्छ ऊर्जा के लिए कोयला गैसीकरण योजना 2024 में लागू किया गया, ठीक है। मिशन कोकिंग कोल लागू किया गया। साथ में NCI मतलब नेशनल कोल इंडेक्स लॉन्च किया गया। और साथ में कोल के सेक्टर में FDI जो है 100% FDI का अनुमति दे दिया गया। तो इन सभी चीज़ों ने मिल करके इंडिया में कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाने में क्या की है, भूमिका निभाई है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, अगर इसका लाभ देखें ना कि भारत के विकास में या फिर भारत की अर्थव्यवस्था में कोयले का क्या योगदान है, क्या महत्व है, अगर इस पॉइंट को देखें तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये देखिए कि बिजली उत्पादन में है ना, बिजली उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर हमें तेल के, क्रूड ऑयल के आयात पर निर्भरता कम हो तो आयात की निर्भरता, और आयात की निर्भरता कम होगा क्योंकि आपको पता है मार्केट में तेल का उतार चढ़ाव होते रहता है, तो हम फॉरेक्स को क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे ना। और इससे क्या होगा कि मुद्रा की जो वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती है वो गिरेगी नहीं, बल्कि वो क्या होगा, रुपया का वैल्यू बढ़ेगा तो मजबूत होगा अंतर्राष्ट्रीय ना। तो आयात की निर्भरता में क्या होगा, कमी होगा। उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ रहेगा तो ऊर्जा का मांग भी बढ़ेगा, तो ऊर्जा के मांग को पूरा करने में ये क्या करता है, मदद करता है। और साथ में ये क्या करता है, रोजगार सृजन करता है, रोजगार सृजन करने में मदद करता है। रेलवे के बढ़ावा देने में, उसके बाद जैसे पूंजीगत व्यय के विकास में ये क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद जो कंपनी इससे जुड़ा हुआ होता है, कोयला उत्पादन से जुड़ा हुआ है, वो क्या करता है, CSR क्या होता है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे चीज़ों में वो क्या करता है, योगदान भी देता है, इसमें वो निवेश करता है ना, ताकि समाज का कल्याण हो, है ना। तो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है उसको भी वो क्या करता है, निर्वहन करता है। तो ये पॉइंट आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब जो है ये इसका महत्व हो गया। इसके साथ साथ अब देखिए, भारत जो है, कुछ फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से भी हो सकता है मैं मुख्य रूप से क्वेश्चन बना ले। विश्व का जो है भारत पाँचवां, ठीक है, पाँचवां कोयला भंडारण वाला देश है, ठीक है। और भारत जो उपभोक्ता में देखें तो उपभोक्ता में भारत सेकंड रैंक पे आता है कोयले के उपभोक्ता में, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक कोयला का जो भंडारण है वो शीर्ष 3 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक आप याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा एक ओडिशा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा, और साथ में झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और भारत में या फिर कोयला का जो प्रकार हो सकता है ये भी ध्यान रखिएगा। कोयला का जो प्रकार होता है वो 4 तरह का होता है ना। एक को बोलते हैं एंथ्रासाइट, एक होता है आपका बिटुमिनस, एक और आपका होता है लिग्नाइट, और एक होता है पीट, ठीक है। ये पीट सबसे न्यूनतम
ख़राब क्वालिटी का कोयला होता है, बहुत कम कार्बन का मात्रा पाया जाता है, प्रदूषण ज़्यादा उत्पन्न करता है। और सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला होता है वो क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। लगभग 95% या इससे अधिक क्या होता है, इसमें कार्बन का मात्रा पाया जाता है, उच्च मात्रा में मतलब कार्बन पाया जाता है। और बिटुमिनस याद रखिएगा कि ये उच्च ग्रेड का कोयला होता है और इसका यूज जो हम लोग तापीय क्षमता को यानी कि बिजली के उत्पादन में हम लोग इसका करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके सामने अगर देखा जाए तो कुछ चुनौती भी है, ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ सही सही होगा, तो कुछ चुनौती भी है हमारे सामने। अब चुनौती क्या है, तो देखिए चुनौती दो तरह का है, ठीक है। एक तो उत्पादन को लेकर के, एक पर्यावरण दृष्टि से, ठीक है। पर्यावरण उत्पादन को लेकर के क्या चुनौती है, तो जैसे हम लोग के पास टेक्निक का कमी है ना, पुरानी टेक्निक से हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, जिससे लागत बढ़ता है, लागत बढ़ता है तो कॉस्ट भी इसका बढ़ जाता है। फिर उसके बाद भारत क्या है कि मानसून प्रधान देश है, तो जब मानसून आती है तो उस टाइम पे वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है तो ये कोयला के उत्पादन में बाधा उत्पन्न करती है, तो ये दूसरी समस्या है ना। फिर श्रमिक को लेकर के है, फिर भूमि अधिग्रहण को लेकर के है ना, ये सब आप समस्या यहाँ पर काम कर सकते हैं। फिर उसी तरह से पर्यावरण को लेकर के अगर देखें तो पर्यावरण ये क्या करता है, प्रदूषण उत्पन्न करता है, जैसे जो कि ग्रीन हाउस गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस जैसे SO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, NOx हो जाएगा, ठीक है। ये सब ग्रीन हाउस गैस है। PM पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ये सब उत्सर्जन करता है। फिर इसके साथ साथ फ्लाई ऐश बनता है बर्न करने के बाद, फ्लाई ऐश है ना, इसमें क्या पाया जाता है, PV पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, कैडमियम पाया जाता है, मरकरी, ये सब प्रदूषक है जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हानिकारक है, ठीक है। तो आप इतना पॉइंट को इससे संबंधित ध्यान में रखेंगे। अब चलिए MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला जो MCQ है उसको देखिए, क्या बोला गया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री ग्लोबली। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। इंडिया क्या है, सेकंड रैंक पे है ना, सेकंड प्रोड्यूसिंग में क्या है, सेकंड, अभी जस्ट बताए थे। तो सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। फिर दूसरा देखिए, द मेजर कोल फील्ड इंडिया आर लोकेटेड झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अभी बताए थे झारखंड, उड़ीसा और साथ में छत्तीसगढ़ भी है, वेस्ट बंगाल भी है। तो इसके साथ साथ आप कुछ पॉइंट सेंट्रल स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ और साथ में मध्य प्रदेश को भी जोड़ सकते हैं ना। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, केवल दो, केवल दो, ठीक है। चलिए ये तो दिया हुआ है विथ रेफरेंस ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स, ठीक है। तो ये आसान है, आई थिंक इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी समझिए इन्फ्लेशन क्या होता है, रिवीजन हो जाएगा पूरा, ठीक है। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, तो सबसे पहली बात कि कोई वस्तु या जो सेवा होती है उसके मूल्य में क्या होना, वृद्धि होना, ठीक है, क्रमिक वृद्धि होना, इसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा का जो मूल्य होता है, पैसे का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसके क्या कारण है, तो देखिए दो मुख्य कारण होता है, एक को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये दो तरह का इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होगा, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। डिमांड पुल, डिमांड मतलब डिमांड मार्केट में कब बढ़ेगा, जब मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा होगी, और मुद्रा की आपूर्ति होगी तो मांग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मांग बढ़ेगा तो जो गुड्स एंड सर्विस है इसकी आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कम क्यों होगी, क्योंकि वस्तु का उत्पादन तो तुरंत नहीं हो सकता है ना, तो इसका पूर्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को तो बोलेंगे इन्फ्लेशन, इसको क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये क्यों होगा, सपोज करिए ना, जब RBI सस्ती मौद्रिक नीति अपनाएगी ना, सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण करेगी, तो अनुसरण करेगा तो इसमें क्या होता है, सस्ती नीति का होगा तो तरलता, इसमें तरलता बढ़ जाता है, तरलता बढ़ेगा तो लोगों के पास अधिक मुद्रा जाएगा, अधिक मुद्रा जाएगा तो यही होगा, इस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ता है। और क्या कारण हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि सरकार सबसे अधिक सब्सिडी दे रहा हो, सब सब्सिडी देगा तो लोगों के पास पैसा जाएगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो है ना, वस्तु का दाम भी बढ़ जाएगा। तीसरा कारण क्या हो सकता है इसमें, जैसे कि लोगों का मान लीजिए वेतन बढ़ गया है ना, वेतन बढ़ गया तो वेतन बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब तरलता बढ़ा मतलब फिर ये साइकिल शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ कारण है जो आपको ध्यान में रखना है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ाने में, ठीक है। सेकंड जो आपका इसी में कारण है, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। सेकंड कारण आपका बताए थे लागत जनित, है ना। अब लागत जनित क्या है, तो लागत में जैसे मान लीजिए परिवहन का कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो उस कारण से बढ़ जाएगा। जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय घटना में देखें, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, तो OPEC प्लस कंट्री है, ये सब तेल के प्राइस को नियंत्रित करता है। तो जब कच्चे तेल का प्राइस बढ़ जाएगा तो भारत में वस्तु का मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई मान लीजिए जमाखोरी कर लेता है सामान को, मार्केट में उपलब्धता कम हो जाएगी, उस कारण से भी बढ़ सकता है। कंपनी को मान लीजिए अधिक ब्याज रेट में ब्याज देना पड़ रहा हो, ब्याज अगर बढ़ जाता है, ठीक है, अगर ब्याज बढ़ जाता है तो उस कारण से भी उत्पादन लागत में क्या होगा, इस सभी कारणों से क्या होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगा, और उत्पादन लागत बढ़ेगा तो वस्तु और सेवा का मूल्य भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस कारण से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ अन्य कारणों में जैसे MSP हो जाएगा, ठीक है, और युद्ध हो जाएगा। अगर युद्ध हो जाता है तो वहाँ पर कच्चे तेल का अगर उत्पादन कमी हो जाता है तो वहाँ पर भी हो जाता है। तो ये सब कुछ कारण है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए भारत में मुद्रास्फीति का जो गणना करता है वो कौन करता है, तो मासिक आधार पर होता है गणना, मंत्रालय जो होता है वो मौसबी के द्वारा। और
इसमें एक विभाग है NSO, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दो तरह का होता है, एक होता है आपका WPI और एक आपका होता है CPI, ठीक है, WPI और CPI। तो ये दोनों को आप पढ़ लीजिए एक बार जाकर, ठीक है, या चाहे तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको आप पढ़ लेना है ना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। अब मुद्रास्फीति का जो प्रभाव हम लोग देख लेते हैं ना, हालांकि इसका मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण कौन करता है ये समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका लक्ष्यीकरण कौन करता है? अरे लक्ष्यीकरण, देखिए मुद्रास्फीति को लक्ष्यीकरण करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्लस RBI के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग MPFA के नाम से जानते हैं। MPFA मतलब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है। और इन्हीं में से एक सेक्शन जोड़ा गया था जो आपके काम का है, वो 45ZB, और 45ZB के अकॉर्डिंग जो है MPC के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें 3 मेंबर जो होता है वो RBI के होते हैं, RBI इंक्लूडिंग RBI का गवर्नर, और साथ में 3 मेंबर जो होता है वो सरकार के होते हैं। ये सब मिल करके क्या करते हैं, मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। अब मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव अलग अलग स्तर पर देख सकते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था पे देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अगर सपोज करिए जो अभी जो हम लोग का वर्तमान दर जो लक्ष्यीकरण है वो है 4 ± 2% है ना, तो या तो 2 और 4 के बीच में ये रहेगा, 2 और 4 के मतलब जैसे 2 से 6 के बीच में, इसका मतलब हो गया 2 से 6 के बीच में, जैसे 2 + 4 करेंगे 6 और 4 - 2 करेंगे तो 2 से 6 के बीच में मुद्रास्फीति क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। अब अगर मान लीजिए समान दर है, मान लीजिए 2 से 4 बेसमेंट है, तो ये इसको माना जाता है आर्थिक विकास का सूचक। इसमें क्या होगा कि मूल्य में समान वृद्धि होगा तो उत्पादक वर्ग जो होता है वो उत्साहित होता है, यानी क्योंकि उसको लाभ होगा, और उत्पादक वर्ग को अगर लाभ होगा तो वो क्या करेगा, उत्पादन बढ़ा देगा। और उत्पादन कैसे बढ़ेगा? उत्पादन बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा तो समृद्धि बढ़ेगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों का आय बढ़ेगा, और आय बढ़ेगा तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे, है ना। खर्च कहाँ पर करेंगे? हेल्थ पे करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, इन सब पे करेगा तो उसका बेहतर लाइफ होगा। तो ये एक साइकिल चलता है, ठीक है, यहाँ पर इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन एकदम 2 से कम हो गया, आप ऐसे समझिए, अगर इन्फ्लेशन क्या हुआ, 2% से कम हो, 2 से भी कम हो गया, तो ये क्या है, आर्थिक समृद्धि का सूचक ना होकर के ये मंदी का सूचक हो जाएगा, ठीक है, मंदी का सूचक हो जाएगा। मंदी होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, मांग कम हो जाएगा, मांग कम अगर होगा तो वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा, मूल्य कम हो जाएगा तो उत्पादक वर्ग जो है वो उत्पादन क्या कर देगा, कम कर देगा, उत्पादन कम करेगा तो लोगों को काम पे नहीं रखेगा, तो क्या होगा, रोजगार कम हो जाएगा, रोजगार कम होगा तो लोग बेरोजगारी बढ़ जाएगा, बेरोजगारी कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, GDP कम हो जाएगा, GDP कम होगा तो आर्थिक समृद्धि कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन 2% से कम अगर हो जाता है तो इसको निम्न दर बोलते हैं, ठीक है। अगर कुछ इन्फ्लेशन हो जाए, ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, मार्केट में उच्च इन्फ्लेशन होने से अब सरकार यहाँ पर क्या करेगी, तो पैसा बढ़ाएगी डिमांड क्रिएट करने के लिए मार्केट में, या फिर वस्तु का मांग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो तरलता बढ़ाएगी, तरलता बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा तो मूल्य में वृद्धि होगा, उत्पादन वर्ग जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उत्पादन कम कर देगा, GDP कम होने लगा, समृद्धि कम होने लगेगी, रोजगार कम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर क्या होती है, क्रिएट होने लगती है। अब जैसे देखो 3 चीज़ें हम पढ़े, एक तो उच्च इन्फ्लेशन मतलब हाई इन्फ्लेशन, साथ में हम क्या पढ़े, मंदी, और साथ में क्या पढ़े, बेरोजगारी। ये तीनों को एक साथ मिला करके हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन किसको बोलते हैं, जब मुद्रास्फीति ज़्यादा हो और उच्च मुद्रास्फीति हो, मंदी हो, साथ में बेरोजगारी, तीनों जब एक साथ आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। सो क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए जो आपका है क्वेश्चन, लास्ट है ये, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, तो एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन नहीं, ये मैच नहीं करता है, ठीक है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जो धीरे धीरे मूल्य में क्या करे, वृद्धि करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी रैपिड इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जब इन्फ्लेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर। तो ये हो जाएगा एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रीपिंग गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन से धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। राइज प्राइस अबाउट 2 से 3% एनुअली, ठीक है। अगर प्रति सालाना अगर वो क्या होने लगता है, 2 से 3% बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर देखिए बोला गया विथ रेफरेंस ऑफ टाइप इन्फ्लेशन कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स। इन्फ्लेशन ऑफ टाइप इसको मैच करना था, बोला गया है विच पेयर आर करेक्टली मैच्ड। तो कोई मैच किया इसमें, एक सेकंड इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ना। जैसे क्रीपिंग में क्या होता है समझिए, क्रीपिंग में क्या होता है कि ये वेरी स्लो, यानी कि जब ये किस रेंज में हो, 1 से 3% के रेंज में हो इन्फ्लेशन, तो उसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी रैपिड इंक्रीज इन
प्राइस लेवल, तो रैपिडली यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होता है 1 से 3% में, तो ये यहाँ पर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इसके लिए ध्यान में रखना है आपको कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन 1 से 3% के बीच में जो मुद्रास्फीति बीच में रहता है पर ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन तो आपको पता है, ये बता दिए। दूसरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये है ना गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन को ही हम लोग रनिंग इन्फ्लेशन या फिर जंपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, और इसका हो जाएगा ये वेरी रैपिड इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो इसका जो आंसर होगा केवल 3 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये भी इसके साथ मैच नहीं करता है, तो हाइपर इन्फ्लेशन में ज़्यादा हो जाएगा, क्रीपिंग में ये ध्यान रखना है। तो मैच कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथियों हम इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी मददगार होंगे आपके लिए। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ साझा भी करिए, और अगर आपका कोई उपयुक्त सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल, मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल द शील्ड IS, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर वहाँ से चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप बता सकते हैं हमें जो भी आपको सुझाव देना हो। थैंक यू, जय हिंद।